Hello students, once again welcome on YouTube channel of Young Minds Academy, and this is Ashish Tiwari, your computer teacher. Today I am here with a topic, conditional control statements in Java. Today the first lecture of this topic. So conditional control statements. What is conditional control statement actually? In program, generally the execution of statements are in sequential manner, but sometimes user need to change the flow of programming, change the flow of execution of statements. So sometimes programmer needs to change the flow of execution of statements either by repeating the particular statement more than one time or skipping the particular statement. To handle this kind of situation, we have two types of statements. One is conditional control statement and another is looping control statement. So दो तरीके का स्टेटमेंट होता है हमको उस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि कभी कभी प्रोग्रामर को नीड होती है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो एक सिक्वेंशियल मैनर में ना होकर किसी पर्टिकुलर डिसीजन के अकॉर्डिंग हो. यानी कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में भी कि हमें डिसीजन के अकॉर्डिंग फिर वर्क करना पड़ता है. हमें पहले डिसीजन लेना पड़ता है फिर वर्क करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको भेजा गया किसी वर्क के लिए, मेडिसिन लाने के लिए मेडिकल स्टोर पे, और मेडिकल स्टोर अगर का नाम बता दिया कि ABC मेडिकल स्टोर से जाके आपको मेडिसिन लाना है, और आप घर से निकले ABC मेडिकल स्टोर के शॉप तक गए और पता चला मेडिकल स्टोर बंद है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि अल्टरनेटिव के बारे में सोचना होता है कि हमें वापस लौटना है कि फिर दूसरे किसी मेडिकल स्टोर पर जाके ट्राई करना है. तो ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं कहीं डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो उन डिसीजंस को, इस टाइप की जो सिचुएशन है उसको प्रोग्रामिंग में हैंडल करने के लिए हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, लूपिंग कंट्रोल और कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स. सो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन के बेसिस पे हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है. कंडीशन के अकॉर्डिंग some block of code executed and some block of code get skip कर दिया जाता है. तो ऐसी सिचुएशन को, इस तरीके की प्रोग्रामिंग जो होती है उसको हम लोग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं. और इसका आज फर्स्ट लेक्चर है और स्टार्ट करते हैं कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स जनरली कितने टाइप के होते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी. तो लेट्स स्टार्ट. Condition control statement allow program to select between the alternatives during the program execution. यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है आपको. इट मीन्स अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हम जाते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर उस केस में कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना होता है. इस तरीके की जो सिचुएशन या इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है इसको हम लोग कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट. तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आपके लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट भी आता है, तो इनको और कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी आता है. तो हम लोग कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट को सिंपली क्या कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज अल्टरनेटिव में से किसी पर्टिकुलर अल्टरनेटिव ऑप्शंस पे क्या होता है, वर्क किया जाता है. A programming language use control statement to control the flow of execution of program based on certain condition. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टेक्निक का यूज़ किया जाता है, वेदर इट इज़ जावा, C++, पाइथन, वॉटएवर. सभी में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, नॉर्मल वी कैन से द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, उससे हमेशा वर्क नहीं हो सकता. हर प्रोग्राम उसी बेसिस पे नहीं बनाए जा सकते. तो कभी ज़रूरत होती है इस तरह की कंडीशंस के बेसिस पे प्रोग्राम बनाने की. तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं. जो इसका पर्पज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन. कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको ये चेंज कर सकता है.
Now let's see types of conditional control statements. So there are different types of conditional control statements. The first one is if. So first one is if. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है if, only if स्टेटमेंट. देन अनदर वन इज if else स्टेटमेंट. देन आपका नेस्टेड if स्टेटमेंट एंड if else if. इसको if else लैडर भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है if else लैडर या लैडर प्रोग्राम. देन स्विच केस स्टेटमेंट, इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं. या इसको मीनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, मीनू ड्रिवन प्रोग्राम. सो मीनू ड्रिवन प्रोग्राम आल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट. एंड देन वी हैव सम जंप स्टेटमेंट्स. जंप स्टेटमेंट की हेल्प से ही हम एक पर्टिकुलर जो एग्जीक्यूशन है, एक कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन है, उससे हम स्किप कर सकते हैं या जंप कर सकते हैं फ्रॉम वन ब्लॉक ऑफ कोड टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड. इसमें हमारा बेसिकली यूज होता है ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट का बेस ज़्यादा यूज आपको मिलेगा फंक्शन के साथ. यहाँ पे हम लोग स्विच केस में और इफ एल्स में, आगे चल के लूप में भी हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करेंगे. So these statements allow you to control the flow of your program's execution based upon conditions known only during the run time. रन टाइम के हम लोग को जो कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका एग्जीक्यूशन चेंज कर देता है. Now let's see each and every conditional statements one by one. The first one is if statement. If statement यहाँ पे it is a simple conditional control statement, which it is the simplest form of if else statement also. So if statement is the most simple decision making statement and it is used to decide whether a certain statement or block of statement is true to be executed or not. Statement will be executed or not. It means if a certain condition is true, then block of statements attached with the if statement or if statement is executed, otherwise nothing will happen. तो if statement में क्या होता है कि इसमें एक कंडीशन दिया जाता है और कंडीशन को if के अंदर रख के चेक कराया जाता है. ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं. जैसे आपने पढ़ा है, वहाँ पे एक्सप्रेशंस पढ़ा था. तो एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा था कि कंडीशनल एक्सप्रेशन थे जिसमें हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन के साथ यूज़ करते थे. फिर हम लोग ने डिफरेंट तरीके के और ऑपरेटर पढ़े थे. ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, फिर रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से पढ़ा था. तो कंडीशनल ऑपरेटर में एंड और इस तरीके के, और फिर रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था, इक्वल टू, ग्रेटर देन आर, लेस देन आर, इक्वल टू, इस टाइप के ऑपरेटर्स. तो उसकी हेल्प से एक आपका इफ स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा जाता है या एक्सप्रेशन लिखा जाता है. उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो इवेलुएट होगा. अगर ट्रू तो जो भी इफ के साथ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं परफॉर्म होगा, यानी कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा. इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. सिंपली यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इफ कीवर्ड यूज करेंगे, देन कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू. फिर यहाँ पे ब्रेसेस लगाएंगे. यहाँ से ब्रेसेस लगाने का मतलब है कि इफ के अंदर अगर हमारा एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की नीड नहीं है, बट इफ वी हैव ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, इट मींस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, देन वी हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस एंड वी हैव टू पुट ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड द बाउंड्री ऑफ कर्ली ब्रेसेस. तो अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसको बना देंगे और उसके लिए हम ब्रेसेस का यूज करते हैं. अब कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, तो उस केस में क्या होगा, इस पे इफ स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया होता है. तो हियर कंडीशन आफ्टर इवैल्यूएशन विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा या फॉल्स होगा. इफ स्टेटमेंट एक्सेप्ट बुलियन वैल्यू, यानी यहाँ पे बुलियन वैल्यू मिलता है, इसका ये जो स्टेटमेंट यहाँ ऐसा लिखा ही जाता है तो इसका रिजल्ट हमेशा किस में आता है, ट्रू या फॉल्स में आता है. तो इफ कंडीशन आपका ट्रू होता है, देन ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे.
और अगर ये आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है देन फिर आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद बाकी के स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में लिखे गए होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. सो इफ द वैल्यू इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर इट. अगर वैल्यू ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. लेट्स सी द फ्लो चार्ट ऑफ. फ्लो चार्ट का मतलब वर्किंग, कैसे वर्क होता है इफ स्टेटमेंट का. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन होगा इफ के साथ, ठीक है. यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ यहाँ पे लगेगा इफ जो भी एक्सप्रेशन है. अब यहाँ पे इफ कंडीशन जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट होता है ट्रू. अगर ये ट्रू इवेलुएट होता है देन फिर आपका क्या होगा, बॉडी ऑफ इफ. बॉडी ऑफ इफ में क्या होगा, स्टेटमेंट्स होंगे. यहाँ पे क्या होंगे, स्टेटमेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकता है. तो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विल बी देयर इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट एज ट्रू. देन अगर ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, यानी जस्ट बिलो और आफ्टर इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ कंडीशन स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे. कब, जब हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट इवेलुएट होगा फॉल्स. सो इस तरीके का इसका नॉर्मल फ्लो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन विल बी टेस्टेड वेदर फॉर ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज ट्रू देन whatever written inside the body of if statement will be executed, and in the case if condition is false then the control gets out of the if statement और if से बाहर आ जाएगा and whatever statement written just after the if statement will be executed. तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तभी if के बॉडी में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा, और कहीं अगर ये फॉल्स इवेलुएट होता है तो if के बाद जो भी लिखा गया स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा. इज इट क्लियर? Now let's see example of if statement का एग्जाम्पल देखते हैं, उससे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा. यहाँ पे एक क्लास बनाया है डेमो, इफ डेमो नाम से. इफ डेमो क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args. आप लोग इस स्टेटमेंट्स को बहुत बार यूज कर चुके हैं तो अभी एक आपका सिंपल सा हैबिट हो चुका है कि क्या होता है. नाउ यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया आई ऑफ इंटीजर टाइप. सो आई हैव टेकन अ वेरिएबल आई ऑफ इंटीजर टाइप and the value of I is equal to 10. Now यहाँ पे कंडीशन एक लगाया गया, if I is greater than 15, I is greater than 15. तो यहाँ पे कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, दिस का या ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और सिंपली इक्वल टू. इस तरीके के रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं. इसके अंदर कभी कभी मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशंस को एक साथ लिखना होता है, तो उस बेस पे हम लोग फिर आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट को यूज करते हैं. तो यहाँ पे ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन जो ऑपरेटर होता है उसका इवेल्युएशन हमें पता है क्या होता है, इधर ट्रू और फॉल्स. तो उसका जो इवेल्युएशन आता है वो ट्रू और फॉल्स में. तो यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन 15 जो लिखा गया है ये आपको या तो ट्रू में रिजल्ट देगा या फॉल्स में. अब ट्रू होगा या फॉल्स, बिकॉज आई इज 10, तो आई इज ग्रेटर देन और 15 इज क्या, ये हो जाएगा आपका फॉल्स. अब ये फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इनसाइड द इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये हो गया हमारा फॉल्स. आई इज नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन 15, आई इज लेस देन 15. तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया और ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. उसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इफ के जस्ट बाद आपका क्या स्टेटमेंट लिखा है, आई एम नॉट इन इफ. स्टेटमेंट ये आपका लिखा आई एम नॉट इफ, ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा इन द केस. तो यहाँ पे कंडीशन इफ लगाया, इफ के बाद हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है. आई इज ग्रेटर देन 15, ये वैल्यू आई की वैल्यू से कंपैरिजन होगा. सिंस आई इज इक्वल टू 10 and I is not greater than 15, therefore the statement written inside the if block will not be executed, and the statement written just after the if statement will be executed, and the output will be I am not in if. Clear? अब यहीं पे I की वैल्यू अगर हमारा क्या होता, I की वैल्यू अगर हमने इसकी जगह पे ले लिया होता 100, I की वैल्यू अगर हमने 100 लिया होता तो उस केस में क्या होता, I greater than 15, यहाँ पे ट्रू हो जाता स्टेटमेंट. अब हमारा क्या एक्सप्रेशन होता, I ग्रेटर देन 100, सॉरी
i ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, यहाँ पे ये चेक होता, और i की वैल्यू क्या है 100 हमने ले रखा है, तो 100 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन ये हो जाता है आपका ट्रू, और कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराते वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। जनरली कि यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, या कंडीशन के ट्रू होने के बाद हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग वेरिएबल एक लेंगे, उसकी वैल्यू एक डिक्लेयर करेंगे या इनिशियलाइज कर देंगे, या फिर हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को वैल्यू स्कैनर क्लास के नेक्स्ट मेथड की हेल्प से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। देन कंडीशन चेक होगा, इफ कीवर्ड यूज होगा, देन पैरेंथेसिस के अंदर हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा जिसका इवैल्यूएशन ट्रू या फॉल्स में होगा। फिर उस एक्सप्रेशन के ट्रू या फॉल्स की इवैल्यूएशन के बेसिस पे अगर ये ट्रू इवैल्यूएट होगा तो जो भी स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर लिखा होगा इन दोनों करली ब्रेसेस के बीच में वो आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो जो भी स्टेटमेंट इफ के जस्ट बाद लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज हाउ इफ स्टेटमेंट्स वर्क्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या है कि कंडीशन के ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो उस केस में क्या करना है, उसके लिए कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा गया। कंडीशन के फॉल्स हो जाने के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये इफ के बाद लिखा गया है, तो इसको हम इससे अटैच नहीं कर सकते या इसके साथ नहीं लिंक कर सकते। तो कंडीशन अगर कभी कभी जो दिया गया वो फॉल्स होता है तो उसके अलावा दूसरा क्या ऑप्शन हमें और दूसरा ऑप्शन क्या देखना है, इसके बारे में यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा गया। इसलिए इफ स्टेटमेंट का बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ये केवल कंडीशन के ट्रू होने के बाद ही जो भी वर्क परफॉर्म होना है वो वर्क परफॉर्म करता है, या जो भी कैलकुलेशन होना है एग्जीक्यूशन होना है। बट कंडीशन के फॉल्स होने के बाद क्या करना है ऐसा कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं यूज लिखा जाता, इसलिए इसको सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और इसका जो यूज़ है वो बाकी के जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के कंपैरिजन में कम होता है। एक बार आप लोग प्रोग्राम देख लीजिए फिर से पूरा। ओके, नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि इफ स्टेटमेंट में क्या था, इफ कंडीशन एक कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो कंडीशन इवेलुएट हो रहा है ट्रू तो फिर आपका एग्जीक्यूट होता है, और कहीं अगर इवेलुएट ट्रू नहीं होता है तो उस केस पे क्या करना है, उसके लिए कोई भी हमारा स्पेसिफाइड कंडीशंस या स्टेटमेंट्स नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसी को उस जो एक ड्रॉबैक था हम कह सकते हैं या एक लिमिटेशन था इफ स्टेटमेंट का, उसी को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज किया जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ इसका वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ स्टेटमेंट के साथ एक और स्टेटमेंट हम लोग का यूज हो जाता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स का मतलब अगर इफ कंडीशन फॉल ट्रू होता है तो इफ के साथ जो स्टेटमेंट है जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ के अंदर है वो एग्जीक्यूट होगा, बट अगर कंडीशन इफ के अंदर जो लिखा गया वो फॉल्स इवेलुएट होता है देन उसके बाद हमें क्या करना है उसको हम लोग एल्स स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं। तो ये हमारा थोड़ा डिसीजन मेकिंग को और इजी बना देता है। Now the if statement alone tells us if a condition is true it will execute a block of statement, and if the condition is false it would not, अगर condition false होता है if में तो कुछ भी नहीं करता वो, but what if we want to do something else if the condition is false, अगर फिर हमें क्या करना है, अगर if के साथ जो condition लगा है वो false हो जाता है तब क्या करना है, उसी के लिए हमें यहाँ पे है कि यहाँ पे something else if the condition is false then here comes the else statement, फिर यहाँ पे आता है else statement। अगर कंडीशन हमारे if कंडीशन स्टेटमेंट के साथ जो लिखा गया वो false हो जाता है तो फिर क्या करना है, then we have else statement, so we can use the else statement with if statement to execute a block of code when the condition is false। तो कंडीशन के false हो जाने के बाद हमें क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है उसको हम else के अंदर रख के या एल्स के अंदर लिखकर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट।
नाउ इन इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे इतना कोड आपका वही है, सेम है जो इफ के साथ यूज होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड आप देख रहे होंगे सेम है, बट उसके साथ एक और स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया है एल्स स्टेटमेंट। ठीक, अब यहाँ पे इफ कंडीशन अगर लिखा है, इफ अगर ये इवेलुएट होता है ट्रू, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर ये कंडीशन हमारा क्या होता है फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में फिर हम आ जाते हैं एल्स स्टेटमेंट में, और एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखे होते हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो इफ कंडीशन रिटन इनसाइड द इफ स्टेटमेंट इज इवेलुएट ट्रू, देन वॉट एवर रिटन इनसाइड द स्टेटमेंट inside the if condition is will be evaluated, and if condition is false, the statements or block of statements written inside the else block will be executed। तो इस केस में यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये, और फॉल्स होता है तो फिर ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पे यूजर अपने हिसाब से ट्रू होने के बाद क्या इवेलुएट, क्या एग्जीक्यूट करना है, या क्या जो है आपका इवेलुएशन होगा, और फॉल्स होने पे क्या होगा उसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इफ या एल्स ब्लॉक में सिंपली राइट कर सकते हैं। Now let's see the flow chart। टेस्ट एक्सप्रेशन, पहले यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगा, देन कंडीशन अगर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है ट्रू, देन ट्रू होने के बाद हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर ये ट्रू हो जाता तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाने के बाद हमारा यहाँ पे जो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स हो जाता, अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, देन बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, और इफ ट्रू के स्टेटमेंट के बाद भी हम लोग एग्जीक्यूट आ जाएंगे इफ के बाहर, और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद भी हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट लिखा होता है जस्ट स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ स्टेटमेंट, तो इफ एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो पहले क्या होगा, एक्सप्रेशन को टेस्ट करेंगे, एक्सप्रेशन क्या होगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन या सिंपली आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं कुछ भी तरीके के। ठीक, देन यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन फॉल्स होता है तो बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट है और ये एग्जीक्यूट होगा, और दोनों के एग्जीक्यूशन के बाद जो बाकी का स्टेटमेंट है वो आफ्टर इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद जितना भी कोड लिखा होता है वो इवैल्यूएट होता है। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होगा, पहले कंडीशन चेक, अगर ये ट्रू तो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स तो बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ ब्लॉक के अंदर आता है कंट्रोल, कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो आपका कंट्रोल होगा वो एल्स ब्लॉक के अंदर आता है, और इफ और एल्स ब्लॉक जो दोनों एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे फिर आ जाता है, या तो इफ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स वाला ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ वाले जो ब्लॉक है उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला ब्लॉक हमारा स्किप हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में कुछ स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो या तो इफ स्टेटमेंट इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों नहीं एग्जीक्यूट हो गया कि इफ भी एग्जीक्यूट हो गया और एल्स भी हो गया। या तो इफ अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन फॉल्स हो तभी जाके एल्स एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के ट्रू होने पर केवल और केवल इफ एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होने पर केवल और केवल एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद फिर हम लोग इफ एल्स ब्लॉक के बाहर वाले जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्लास है इफ एल्स डेमो, क्लास का नेम मैंने ले रखा है इफ एल्स डेमो। नाउ इफ एल्स डेमो क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन। इसके बाद हमने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया है int a इज इक्वल टू int टाइप का इंटीजर टाइप का i इज इक्वल टू 10। नाउ यहाँ पे कंडीशन हमने लिखा i इज लेस देन 15। पहला कंडीशन क्या है, i इज लेस देन 15। अब i इज लेस देन 15 इसका मतलब i क्या है, i की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 15। ये क्या इवेलुएट होगा, ये इवेलुएट होगा ट्रू।
और जैसे ही इवेलुएट ट्रू होगा वैसे ही हमारा ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर क्या प्रिंट होगा, आई इज स्मॉलर देन 50। तो आई यहाँ पे नहीं लिखना था, आई को हम लिखने के बजाय यहाँ पे जो भी वैल्यू आई का हमने लिया उसको लिखेंगे। अगर कहीं ये आपका 10 की जगह पे ये आई की वैल्यू 100 होता, आई की वैल्यू अगर 100 होता तो उस केस में क्या हो जाता, आई लेस देन 15 यानी 100 इज लेस देन 15 और ये इवेलुएट होता क्या, फॉल्स। और जब फॉल्स इवेलुएट होता तो उस केस में फिर हमारा कंडीशन कौन सा एग्जीक्यूट होता, एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट यानी ये। तो यहाँ पे लिख देता आई इज ग्रेटर देन 15, तो आई इज ग्रेटर देन 15 ये प्रिंट होता। तो इसके अंदर क्या प्रिंट कराना है, सिंपली प्रिंट कराना है या कोई भी एग्जीक्यूशन करना है, उसको आप सिंपली यहाँ पे इसके हिसाब से अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो जो भी इसके अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा, या सिंपल अगर प्रिंट स्टेटमेंट है तो वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा, अब यहाँ पे ब्रेसेस नहीं यूज़ किया गया। आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे इफ़ के बाद और एल्स के बाद भी ब्रेसेस नहीं यूज़ किया गया। तो ब्रेसेस इसलिए नहीं यूज़ किया गया क्योंकि अगर इफ़ या एल्स के बाद सिंगल स्टेटमेंट हमें केवल एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में ब्रेसेस लगाना अल्टरनेटिव है, यानी ब्रेसेस आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। बट जब भी इफ़ या एल्स के बाद हमें मोर देन वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में हमें फिर ब्रेसेस लगाना होता है, क्योंकि अगर हम ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो इफ़ के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होगा वो इफ़ ब्लॉक के अंदर माना जाएगा, इफ़ से रिलेटेड। बाकी का स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के अंदर नहीं माना जाएगा, वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए ब्रेसेस जब सिंगल स्टेटमेंट इफ़ या एल्स के बाद होगा तो हम लोग ब्रेसेस नहीं यूज़ करेंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बिना ब्रेसेस के स्टेटमेंट जो भी होगा उसको लिख देते हैं। ठीक, अगर दूसरा एक एग्जांपल हम लोग देखें इससे रिलेटेड, सपोज आपको ये प्रिंट कराना है कि ए और बी में कौन ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर देन अमंग ए एंड बी। उसके लिए आप सिंपली अगर प्रोग्राम देखें, यहाँ पे सपोज आपको प्रिंट करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर्स को कंपेयर करने का प्रोग्राम। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास कंपेयर नाम से ही मैं क्लास बना ले रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। नाउ स्ट्रिंग args। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्ट्रिंग args के बाद हमने दो नंबर ले लिया, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। अब हमें ये कंपेयर कराना है कि a और b में से ग्रेटर कौन है। नाउ इफ a इज ग्रेटर देन b, देन यहाँ पे प्रिंट कर देगा आपको SOPLN, यानी प्रिंट करा देंगे A is greater than B। A आपका एज इट इज प्रिंट होगा उसकी वैल्यू, और डबल कोटेशन मार्क के अंदर इज ग्रेटर दैन हमने एज अ मैसेज लिखा है, देन B की वैल्यू आ जाएगा। एल्स में हमारा क्या हो जाएगा, एल्स फिर से प्रिंट कर देगा, अगर ये कंडीशन A नॉट ग्रेटर देन B है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा B इज ग्रेटर दैन के, इसको हमें मैसेज के फॉर्म में रखना है, ग्रेटर दैन A। और यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज। एक सिंपल सा प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, हमें दो नंबर को कंपेयर करने के लिए। पहले दो नंबर हमने ले लिया, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10। नाउ इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक, तो यहाँ पे यूज करेंगे a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b, एल्स में b इज ग्रेटर देन a। एक कंडीशन और हो सकती है कि इक्वल भी हो सकता है दोनों। ठीक, इक्वल के लिए हमें इसके लिए फिर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू दोनों लगा देते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे फिर स्टेटमेंट में थोड़ा लिखेंगे ए इज ग्रेटर और इक्वल, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, और उसके बाद बी इज ग्रेटर देन ए लिखेंगे सिंपल। तो ए या तो ग्रेटर या इक्वल टू बी है और बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे कंडीशन अगर ए यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ए 5 है और बी 10 है, ए नॉट नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन क्या ट्रू होगा, एल्स वाला, एल्स उसके बाद एल्स में आ जाएंगे, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखा जाता, एक चीज़ ध्यान रखना है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखते। अगर इफ़ पे जो कंडीशन लिखा है वो अगर ट्रू होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद एल्स बिना कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट होता है। तो जनरली यहाँ पे इफ़ एल्स को हम लोग ऐसी जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होता है, इसमें से एक हम लोग अगर चेक कर लें तो अगर वो सही नहीं है तो दूसरा अपने आप सही हो जाता है। जैसे अगर आपका सिंपली बोले एक टॉस, क्वाइन को टॉस अगर हम करें तो अगर हेड आता है, अगर आपका ऊपर जो फेस है वो हेड आता है तो हेड आप लिख सकते हैं। अगर हेड नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन टेल ही आना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जहाँ पे हमारे पास केवल दो ऑप्शंस हो वहाँ पे इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। दो से ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो उसके लिए फिर आपके अलग कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट आगे इफ़ एल्स लैडर है या इफ नेस्टेड इफ एल्स, इस तरीके के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने इसमें इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन दोनों यूज़ करके एक कंडीशन यहाँ चेक कर लिया और दूसरा कंडीशन मैंने जो है बी ग्रेटर देन ए वाला एल्स के अंदर एग्जीक्यूट कराया दिया। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि हम लोग को दो नंबर को कंपेयर करना हो तो इफ एल्स के हेल्प से कैसे कंपेयर करेंगे। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, पब्लिक क्लास, यहाँ पे क्लास इफ एल्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्लास का नेम इफ एल्स लिया गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक नंबर वेरिएबल लिया गया जिसके अंदर वैल्यू क्या है 10, और चेक कराना इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव, और नहीं है तो आपका उस केस में क्या होगा नेगेटिव। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो नंबर इज पॉजिटिव, और नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा नेगेटिव। तो हमें अगर एक नंबर को नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करना है तो नंबर अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो तो सिंपली पॉजिटिव में रखा जाएगा, और नॉट ग्रेटर देन 0 है तो फिर उस केस में क्या होगा, अपने आप वो नेगेटिव नंबर ही बोला जाएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव और नहीं है तो फिर नेगेटिव। ऐसी कंडीशन में हम इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल लिया नंबर और इंटीजर टाइप का, और उसकी वैल्यू क्या है 10 है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा सिंपली कमेंट है, डबल स्लैश के साथ जो लिखा है कमेंट है। ये इस कमेंट से हमें पता चल रहा है कि हम करने क्या जा रहे हैं, चेक इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ वेरिएबल का नेम नंबर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, देन क्या प्रिंट होगा, देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट से द नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज ग्रेटर देन 0। चेक किया मैंने कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट करा देंगे। एल्स अब नंबर नॉट नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, फिर वो लेस देन 0 है, ना तो वो 0 के बराबर है ना उससे बड़ा है, तो फिर क्या है, वो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 नंबर को क्या बोलते हैं नेगेटिव। तो एल्स में बिना कंडीशन के हम लोग सीधे स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, नंबर इज नॉट पॉजिटिव, नंबर हमारा पॉजिटिव नहीं है, इट मीन्स नेगेटिव नंबर। तो सिंपली पहले हम एक या तो पॉजिटिव के लिए चेक कर लेंगे या नेगेटिव के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इफ नंबर इज लेस दैन, ऐसे कर सकते थे हम लोग, इफ नंबर इज लेस दैन 0, तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते थे नेगेटिव नंबर, और एल्स में हम लोग सिंपली तो प्रिंट करा देते कि नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि 0 और पॉजिटिव नंबर ही है। तो ये हम लोग इसको कंडीशन पे इफ के अंदर नेगेटिव वाला कंडीशन चेक कर ले, या पहले पॉजिटिव चेक करें और नेगेटिव वाले को हम एल्स में रख दें, तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लॉजिक लगाते हो प्रोग्राम में, या किस तरीके से लॉजिक अप्लाई करते हो। तो दिस इज द प्रोग्राम रिलेटेड टू इफ एल्स, तो हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ पर्टिकुलर नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। नाउ यहाँ पे और कुछ प्रोग्राम अगर हम देखें तो सिंपली अगर एक प्रोग्राम अगर मेल और फीमेल चेक करने का प्रोग्राम अगर हम लोग सिंपल देखें, बहुत इजी प्रोग्राम होता है, वो भी इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं।
राइट अ प्रोग्राम टू चेक, सिंपली हम पास या फेल का एक प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम यहां पे बन जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a student is pass और फेल, पास है या फेल है ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास लगा दिया मैंने, क्लास लिया मैंने चेक, क्लास का नेम कैपिटल में स्टार्टिंग से होगा, चेक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args इसके अंदर हमने लिया इंटीजर टाइप का रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू कुछ भी मैं यहाँ पे इनपुट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इनपुट सिलेक्टेड इसके प्रीवियस वाले क्लासेस में मैंने आपको जब पढ़ाया था जावा ऑपरेटर, तो टेकिंग इनपुट थ्रू स्कैनर क्लास हमने पढ़ा चुका है, तो आप इन सब प्रोग्राम को इनपुट करके बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एग्जांपल वेरिएबल को लेकर उसकी वैल्यू डिक्लेयर करके और इनिशियलाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू सपोज मैंने दे दिया 35% है रिजल्ट। नाउ अब चेक करेंगे पास और फेल, तो इफ रिजल्ट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 33, अगर पास और फेल का क्या कंडीशन है, 33% से अबव है तो पास, हर बोर्ड में अपना अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, तो 33 से ग्रेटर आर इक्वल टू है तो पास, और उससे लेस देन है तो क्या हो जाएगा, फेल माना जाता है परसेंटेज। तो इफ रिजल्ट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 33 देन यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, पास, सिंपली प्रिंट हो जाएगा पास। एल्स अगर हमारा 33 से ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं है तो उसका मतलब क्या है, 33 से कम है, दो ही ऑप्शन है, अगर नंबर हमारा 33 है और जो भी नंबर हमने ले रखा है ए को, अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी या तो 33 के इक्वल और उससे ग्रेटर होगी, या तो अगर इक्वल और ग्रेटर नहीं है तो उससे क्या होगी, कम होगी, दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर 33 से ग्रेटर आर इक्वल टू है तो पास, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट करा देंगे, फेल। और यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज और यहाँ पे क्लोज हो जाता है हमारा क्लास। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट पास है या फेल है, तो हमने सिंपली एक क्लास बनाया चेक नाम से, क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर हमने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू एक रिजल्ट वेरिएबल या इंटीजर टाइप का, और उसका जो वैल्यू हमने दे दिया 35%, सपोज ये परसेंटेज में है। अब यहाँ पे हम लोग इफ एल्स कंडीशन को चेक कर लेंगे, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 33 देन प्रिंट करा देंगे पास, एल्स प्रिंट करा देंगे फेल। अभी इस पे बहुत अच्छा प्रोग्राम बन सकता है कि पहले हर सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा लीजिए, फिर उन सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने के साथ साथ फिर आप जो है परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज निकालने के बाद फिर आपका उसके बाद ये इफ एल्स कंडीशन के साथ पास या फेल चेक कर सकते हैं। आगे अभी आप जब हम आपको इफ एल्स इफ लैडर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम लोग परसेंटेज भी के अकॉर्डिंग पास फेल ही नहीं, हम लोग डिवीज़न को भी सिंपली डिस्प्ले करा सकते हैं या डिवीज़न भी प्रिंट करा सकते हैं कि कौन सा डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो यहाँ पे इफ एल्स की एक लिमिटेशन है, इस पर हम दो ऑप्शंस में से कोई चेक करा सकते हैं, तो यहाँ पे या तो पास या तो फेल का ऑप्शन है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया है। तो 33 से ग्रेटर आर इक्वल टू अगर रिजल्ट है तो पास, अदरवाइज अगर 33 से कम है तो उसको हम लोग सिंपली कहेंगे फेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में हमने आपको स्टार्ट किया कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का, जिसके बारे में मैंने बताया कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। जनरली हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है स्टेटमेंट का, बट सम टाइम हमें रिक्वायरमेंट होती है एज अ प्रोग्रामर कि हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज करें। चेंज करने का दो तरीका है, या तो हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो है स्किप कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीटेड टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट और दूसरा लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स।
तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट पे हमारे 4 टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, इफ़, एल्स इफ लैडर एंड नेस्टेड इफ एल्स। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है स्विच केस, जिसको हम लोग मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में इसके जो बचे हुए पार्ट हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के, वो आपका एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर, इसको कवर करेंगे। उसके बाद की कंटिन्यूएशन अगली क्लासेस में हम स्विच केस स्टेटमेंट्स और उससे रिलेटेड प्रोग्राम को देखेंगे। तो आज का आपका क्लास यहाँ तक ही।